हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारे नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डिकोडिंग मेंस। जब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एस्पिरेंट्स के जहन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला सवाल है मेंस की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह के प्रश्न हमें मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, किस किस तरह के टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो देखिए, जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो रेफरेंस पॉइंट हमारा रहता है वो रहता है सिलेबस। सेकंड रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसी के ही आधार के ऊपर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को एसेस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए अभी जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पे किस तरह के सवाल आएंगे वो काफ़ी हद तक हम लोगों को आइडिया दे देंगे कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से चल रही है या नहीं चल रही है। यही कारण है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, और इस इनिशिएटिव में हम लोग 2016 से लेकर 2024 के बीच के जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सिलेबस को डाइसेक्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी बेटर हो सके, थोड़ी स्मूथ हो सके। लेकिन साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रिपरेशन, जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट के लिए अभी तक रखी हुई है, आप उसी के साथ आगे बढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नो डाउट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आज भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि बहुत बार सेम तरह के, सेम नेचर के सवाल जो अब हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो यही कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मेरी सजेशन आप लोगों को यही रहेगी, अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है हमारी एप्लीकेशन का, हमारे वेब पोर्टल का। आप लोग उसको जाइए, उस पर क्लिक करिए, उसको ज्वाइन करिए, और वहाँ से जो है वो सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यानी कि फ्री कोर्स का ही एक हिस्सा है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ परेशानी का सामना आप कर रहे हो वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। और बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जो नए एस्पिरेंट हैं, वो लोग जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन में जाना है, तो वो आज अपना फ्यूचर जो मेंस एग्जामिनेशन की अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, हम लोग सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करेंगे। आर्ट एंड कल्चर इन जनरल बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको छोड़ के जाते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ही हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलते हैं। जैसे अंतिम वर्ष यानी कि लास्ट ईयर जो हमारी एग्जामिनेशन रही थी, वहाँ पे एक सवाल आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। लेकिन आप एक बात समझिए, कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से उनकी शायद उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि अगर मैं कल्चर की बात करता हूँ तो कल्चर कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिमाचल प्रदेश के कल्चर को समझने के लिए इंडिया का कल्चर जो है वो उसके बारे में बेसिक क्लियर होना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे में हम लोगों की काफ़ी मदद करता है। तो यही कारण है कि काफ़ी बार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, क्लियर, जिनको जो बाकी जो ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी मदद करते हैं, और कल्चर भी, आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी उनमें से एक है। मैं ये भी आपको बता दूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, जिनको आपने नहीं छोड़ के जाना है अगर आप सेलेक्टर स्टडी करना चाहते हैं। जब भी हम लोग मेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है दैट इज सिलेबस, और सिलेबस जो वो हम सब लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1 यूनिट 1 का सब यूनिट 1 है। और अगर आप सिलेबस यहाँ से देखो तो बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ चीज़ें बड़े एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली डिफाइंड है, और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर पूछे गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उतने क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जो उसका एक हिस्सा है, और उसके ऊपर भी हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यही कारण है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे ही जो 11 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के, जैसे ही हम लोग उनकी एक बेसिक डिस्कशन को क्लोज करेंगे तो एंड में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमने किन किन टॉपिक्स को कल्चर में कवर करना है, कौन से आपने ज़रूर करने हैं अगर आप सेलेक्टर स्टडी करना चाह रहे हो। अगर आप ब्रॉड स्टडी करना चाह रहे हो तो आप लोगों को वहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। क्लियर? तो सबसे पहला जो सवाल हम लोगों को कल्चर से देखने को मिलता है वो इंडियन कल्चरल हेरिटेज के ऊपर ही देखने को मिलता है। देखिए, हेरिटेज वो चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ये आपकी टेंजिबल भी है, ये इंटेंजिबल भी है। ये हमारे टेम्पल्स भी हैं,
इसके साथ साथ ये हमारे फोकलोर्स भी हैं, हमारी कहानियाँ भी हैं, हमारे लिटरेचर भी है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिलता है। और यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कल्चर, कंसेप्ट ऑफ हेरिटेज, क्या क्या फीचर्स हम लोगों को हमारे देश के अंदर जो कल्चर है उसके अंदर जो वो देखने को मिलते हैं, क्लियर, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हमारे देश के कल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं, इनके बारे में जो है वो हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके साथ साथ लिटरेचर, ये जो है वो कॉमन थीम है, लिटरेचर के ऊपर आप प्रश्न देख सकते हो, तो जो चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, क्लियर, वो तो हमने करनी ही करनी है। आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशियंट टाइम पीरियड टू 1947, तो जब हम लोग आर्ट फॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्ट और मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो आपने करनी है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के ऊपर जो हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे आर्ट फॉर्म जो है वो मेंशन कर दिया गया, क्लियर, अगर यहाँ पे आर्ट फॉर्म मेंशन कर दिया गया तो आर्ट फॉर्म जो है वो काफी, इसका मायना, इसका मतलब जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आर्ट जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन है हमारा इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, या तो हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअली या तो हम लोग डांस कर रहे हैं कलेक्टिवली, क्लियर। तो आर्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रेसेस, क्लियर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, क्लियर, ये सारे का सारा जो है वो इसका हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर इसी शब्द को देखा जाए तो ब्रॉड हो जाएगा, बट इन जर्नल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको पेंटिंग, स्कल्पचर, मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स और लिटरेचर, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज और उसके फीचर्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स, जहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बाकी और क्या एक्सप्लिसिटली इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, उसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके जो वो सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए इससे पहले हम लोग कल्चर के क्वेश्चंस को अप्रोच करें, बेसिक सा एक और जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमारी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो एक चीज़ समझने की हमें आवश्यकता है कि जब हम लोग स्पेसिफिकली आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं तो आर्ट फॉर्म्स के डेवलपमेंट के पीछे जो है वो पैट्रोनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स विकसित हुई हैं, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, वो सारे का सारा किसी ना किसी किंगडम, किसी ना किसी राजा के अंडर हुआ है। तो यही कारण है आर्ट एंड कल्चर के आंसर के अंदर कुछ चीज़ों का होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी हो जाता है। काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे आंसर का हिस्सा बनते हैं। तो कल्चर में किन किन एलिमेंट्स को हम लोगों ने ध्यान देना होता है? सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, दैट इज योर पैट्रोनेज, क्लियर, कि कोई भी एक हमारा आर्ट फॉर्म है उसको किसके द्वारा जो वो पैट्रोनाइज किया गया, क्लियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा यहां पे रहता है, दैट इज योर क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो है ये भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए कहानी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटिंग आर्ट फॉर्म की बात करता हूँ, अगर मैं पेंटिंग आर्ट फॉर्म की बात करूंगा तो पेंटिंग प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से लेके मॉडर्न टाइम पीरियड तक जो है वो हम लोगों को एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलती है, क्लियर। तो वहां पे जो वो क्रोनोलॉजी सीक्वेंसिंग जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ साथ जब हमारे आंसर हैं वहां पे भी अगर कोई एक ऐसा सवाल है, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग है, तो वहां पे क्रोनोलॉजी जो है, सीक्वेंसिंग जो है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैटर्नेज जो है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी, हर एक आर्ट फॉर्म जो है वो किसी ना किसी थीम के ऊपर आधारित होती है। वो रिलीजियस थीम हो सकती है, जैसे जब हम लोग स्कल्पचर आर्ट फॉर्म देखते थे तो स्पेसिफिक समय में जो वो काफ़ी हद तक बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म से जो है वो थीम प्रभावित हुआ करती थी। पेंटिंग की जब हम बात करते थे, भीमबेडका की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात करेंगे, काफ़ी नेचुरलिस्टिक थी। मुगलों तक आते आते जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें जैसे ऑर्नामेंटेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसका जो नेचुरल एक तरह से फ्लेवर है वो हम लोगों को डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, क्लियर। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेजों ने पेंटिंग के अंदर जो मॉडर्न पेंटिंग आर्ट फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोगों को जो बेसिक थीम है, किसके ऊपर वो आधारित है, वो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। चौथा, जो फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो आर्ट फॉर्म है वो टाइम टू टाइम हम लोगों को इवॉल्व या चेंज होती हुई देखने को मिलती है, तो ये भी जो है वो हमारे आंसर के अंदर होना चाहिए, क्लियर। तो थोड़ा सा जो है वो हम लोग इन बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं,
इसके साथ साथ देखिए जो डायमेंशनल हमारी अप्रोच रहती है, मल्टीपल डायमेंशन, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे जैन लिटरेचर की सिग्निफिकेंस के ऊपर सवाल है, इंपॉर्टेंस के ऊपर सवाल है, या संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंस के ऊपर सवाल है, तो वो जो रहेंगे वो हमारा जो ट्रेडिशनल रहता है, यानी कि जो हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स में अपने क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जैसे पिस्टल अप्रोच रहती है ना, ठीक है, दैट इज योर पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, टेक्निकल, क्लियर, इकोनॉमिक, लीगल, और आजकल जो है वो हमारा एनवायरमेंटल, गवर्नेंस, क्लियर, हिस्टोरिकल। तो ये सारे के सारे डायमेंशन जो अब हम लोग देखते हैं हर जगह, सारे डायमेंशंस कवर करना जो है वो रिलेटिवली जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक, ये एस्पेक्ट्स जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भी, यानी कि ये बेसिक है जो हमारे हर एक आंसर के अंदर नॉर्मली यूज होता है, क्लियर, जब हम लोग कल्चर या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। और उसके साथ साथ डायमेंशन, हमें ये 4 डायमेंशन जो है वो ज़्यादातर हम लोगों को हमारे आंसर के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 5वें एलिमेंट हम लोग लिख सकते थे, 4 एलिमेंट मैंने डिस्कस किए थे। 5th एलिमेंट इज लेगेसी, क्लियर, लेगेसी। तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूंगा द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो उसमें जो वो पल्लवास के द्वारा जो बिल्ड किया गया, उसी का ही बेनिफिट जो है वो आगे, उसी को ही आगे चोलाज ने, होयसालाज ने उसी को ही आगे जो है वो बढ़ाया। तो लेगेसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेगेसी इसलिए यहाँ पे रेलेवेंट है क्योंकि कल्चरल हेरिटेज में लेगेसी हो सकता है आज तक वो चीजें जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो नॉर्मली जब हम लोग कंक्लूजन करते हैं तो वहां पे लेगेसी जो है, अगर हमें आइडिया है, पता है, तो हमें वो कंक्लूड करने में मदद करती है। तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है वो उनको, यानी कि जब हम आर्ट एंड कल्चर के सवालों को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे लिए जो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्लियर। उसके साथ साथ अगर हम लोग इस सिलेबस को देखें तो देखिए सिलेबस में आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू 1947 मेंशन है, क्लियर। अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से शुरुआत कर देते हैं और अपने आप को जो मुगल्स हैं वहीं तक ही रोक देते हैं, और उसके बाद जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी आर्ट फॉर्म के ऊपर पड़ा है। काफ़ी आर्ट फॉर्म खत्म हुई, काफ़ी आर्ट फॉर्म में जो है वो चेंजेस हुए। जैसे पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, पेंटिंग तो कब की है हमारे यहाँ पे, लेकिन ब्रिटिश जो आए तो उन्होंने मॉडर्न पेंटिंग आर्ट जो उसको इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो पेंटिंग फॉर्म थी उसमें एक एक्सटर्नल एलिमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें, कि जब हम लोग हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में हमारे अंदर से तो बहुत सारा कल्चरल और आर्ट फॉर्म जो है, देखिए बेसिकली क्या है कि कल्चर की रिफ्लेक्शन हम लोगों को आर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। जब एक समाज का जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट कल्चर हो जाता है तो वहाँ पे आर्ट फॉर्म भी बुद्धिज्म को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। वहाँ पे स्कल्पचर बुद्धिज्म के बनने शुरू हो जाते हैं, जो टेम्पल्स हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब यहीं पे ही हिंदुइज्म आ जाता है तो उसकी आउटकम भी उसी तरह से रहती है। जब यहाँ पे इसी कल्चर के अंदर इस्लाम का एलिमेंट आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है, वो हम लोगों को हमारी आर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो आर्ट रहती है दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर। तो बहुत बार हमारा कल्चर जो है वो इंडिजीनियस है, यानी कि जो चीज़ें यहीं से ही विकसित हुई हैं, यहीं से ही डेवलप हुई है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, क्योंकि इंडिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो वो बहुत सारे जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी रहे हैं, एक्सटर्नल जो है वो इम्पैक्ट भी रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी रहे हैं, जिसके कारण जो है एक बाहरी कल्चर भी यहाँ पे आया और उसके कारण जो है उसने हमारे जो आर्ट फॉर्म है या हमारा जो कल्चर है उसको परिवर्तित किया। तो यही कारण है जब हम लोग फीचर्स को देखते हैं तो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज फ्लो चार्ट्स और डायग्राम, क्लियर। अब सवाल आएगा कि फ्लो चार्ट्स कैसे आ सकते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग के ऊपर सवाल है, यानी कि मल्टीपल फेजेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकल बना सकते हो। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल है तो आप लोग वहाँ पे नगारा का है, द्रविड़ा का है, तो वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, क्लियर। इसके साथ साथ पेंटिंग के ऊपर है, मान लीजिए रीजनल पेंटिंग के ऊपर है, तो वहाँ पे चलिए रीजनल पेंटिंग जो है वो बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पे जो है वो आप लोग रीजन्स को जो है वो मैप के ऊपर भी हाईलाइट कर सकते हो। तो देर आर मल्टीपल वेज, प्रेजेंटेशन जो है
विजुअल प्रेजेंटेशन जो है वो एनी डे किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए जो वो रेलिवेंट रहती है। क्लियर। तो इस तरह से जो वो ये 6-7 एलिमेंट्स जो हैं, 6-7 एंगल जो है वो हम लोगों को हमारे कल्चर के सवालों के अंदर डालने का प्रयत्न करना होता है। और साथ में हम लोगों को थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना होता है। रियलिस्टिक होने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब सरप्राइज एक आता है या एक सवाल पूछा जाता है जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस ना किया हो, तो उसको इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, हम लोगों का जो काम रहता है वो यही रहता है कि उस एग्जामिनेशन हॉल से पहले जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर कर सकें, डिस्कस कर सकें, उतनी जर्नी हमारी वहाँ पे आसान होने की संभावना रहती है। क्लियर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे, जैसे अभी बताऊंगा भी मैं आपको, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो है वो काफ़ी हद तक क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, यानी कि वहाँ से आपको हिंट लग सकता है। यानी कि अगर आपको उसको आपने सॉल्व किया होगा तो आपको अगला सवाल, अगले साल साल जो प्रश्न पूछा गया उसको सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो अभी धीरे धीरे जो आपको, जैसे हम PYQs डिस्कस करेंगे, वहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंसी या महत्वता का भी पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लगाऊंगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आंसर जैसे मैंने आपका कहा, आपको बताया कि PDF फाइल जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2024 का सवाल है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो यहाँ पे इंडियन आर्ट के ऊपर जो है वो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हम लोगों से पूछा गया है, और हमें जो डायरेक्शन दी गई है एग्जामिनर के द्वारा वो क्या करने की दी गई है, इवेल्युएट करने की डायरेक्शन दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्ट है जिसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट को हम लोगों ने असेस करना है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब हम लोग इंडियन आर्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे टेंजिबल और इनटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलती है। कंटेक्स्ट क्या है, कॉलोनियलिज्म तक जो है वो हमारा इंडियन आर्ट फॉर्म के ऊपर इम्पैक्ट हमारा सीमित है, तो हम लोगों ने आगे पीछे नहीं जाना है। हमारा पूरा आंसर जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड का क्या इम्पैक्ट रहा उसी के ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए। इन जनरल जब हम लोग कॉलोनियलिज्म एज ए कंसेप्ट की बात करते हैं तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन जब हम लोग इसके इम्पैक्ट को एसेस करते हैं तो इसकी हमें दोनों साइड्स देखने को मिलती हैं। दोनों साइड्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइड ये है कि इन्होंने जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट था उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री जो उसको डेवलप कर सकें। जो राजे महाराजाओं के द्वारा पहले पैट्रोनेज दी जाती थी, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि पैट्रोनेज जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, क्योंकि स्पेसिफिकली आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और आगे ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी राजा का जो वो मदद आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पेंटर्स को उसमें उस स्पेसिफिक समय में जिस तरह का सामाजिक परिस्थिति हुआ करती थी, तो आम लोग जो है वो फोकलोर्स को या फोक आर्ट को जरूर आगे बढ़ा देते थे। लेकिन ये जो आपकी पेंटिंग, टेम्पल जो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, ग्रैंड्योर स्केल्स के ऊपर बना करते थे, उसके लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती थी, जो नॉर्मली रूलर स्पॉन्सर किया करता था। तो यही कारण था कि जो पैट्रोनेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ब्रिटिश के आते ही जो पैट्रोनेज थी, क्योंकि मुगलों में हालांकि औरंगजेब के समय से तो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन मुगलों के आते ही हमारे राजाओं के ऊपर भी इतना स्ट्रेस आना शुरू हो गया, इतने ज़्यादा टैक्सेशन उनके ऊपर पड़ गया कि वो भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं लगा पाए अपने यहाँ पे, अपने कोर्ट के अंदर जो है वो पेंटर्स को रखने के लिए। तो यही कारण है, यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे वन ऑफ दी जो इम्पैक्ट है वो ये भी रहा, लॉस ऑफ पैट्रोनेज। उसके साथ साथ ब्रिटिश ने जो है वो एक्सप्लॉइटेशन भी काफ़ी की, हमारे बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट जो आर्टिफैक्ट्स थे वो बाहर चले गए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसी कॉलोनियलिज्म का एक इम्पैक्ट ये भी रहा कि जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट जो वो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उनको शुरू करनी पड़ी, और उसका जो रीज़न था, उसका ऑब्जेक्टिव था, उसका जो फ़ायदा हुआ वो यही हुआ क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म के कारण फिर से नेशनलिस्टिक मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, जिसके कारण जो हमारी लोकल इंडस्ट्री थी, लोकल आर्टिशंस थे, उन्होंने फिर से जो वो आगे बढ़ना शुरू किया। हमारे यहाँ पे जो भरतनाट्यम जैसे डांसेज जो हैं तो बहुत पुराने हैं, उनका फिर से रिवाइवल हमें 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, चाहे हम लोग स्वदेशी की बात करें, बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें। क्लियर। तो कॉलोनियलिज्म जो है उसका इम्पैक्ट भी है। जैसे अगर हम लोग पेंटिंग आर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स जो है उसकी शुरुआत आप लोगों को कॉलोनियल या ब्रिटिश लेगेसी से जो वो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेस कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पे इम्पैक्ट जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब देखिए, यहाँ पे रह आ गया सवाल आपका इवेल्युएट। देखिए, जब भी हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो इवेल्युएशन का मतलब यही है कि जो भी आपसे कंसेप्ट या जो भी एस्पेक्ट आपसे पूछा गया है आप उसको इवेल्युएट करोगे, आप देखोगे, उसको वेट करोगे कि क्या इसका सही है, क्या इसका जो है वो नेगेटिव साइड है, यानी कि क्या इसका पॉजिटिव साइड है, क्या इसका नेगेटिव साइड है। एंड फिर आप एक बैलेंस्ड और रीजनड कंक्लूजन जो है वो देने का प्रयत्न करोगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इवेल्युएशन जब भी आएगा तब आप लोगों को जो है
वो दोनों साइड्स को हाईलाइट करने का आप लोगों ने प्रयत्न करना है, और उसके साथ साथ जो है एंड में कंक्लूजन में जो है जो आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने दोनों साइड्स बताई हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर जो है वो आपको जो लगता है उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन का अंत करना है, एंड करना है, यानी कि कंक्लूड करना है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब अगर मान लीजिए यहाँ पे इवेल्युएट की जगह व्हाट आ जाता, ठीक है, कि व्हाट वर दी इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश, तो व्हाट आ जाता तो हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट होता। तो अब हम लोग पॉइंट में लिख सकते थे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की, यानी कि एक एक लाइन में जो वो अपना आंसर लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही इवेल्युएट आ गया तो इवेल्युएशन के लिए जो है वो हम लोगों को पहली बात है कि मैंने एक थीम के ऊपर अपना एक ओपिनियन बिल्ड किया। मैंने बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि दैट इज लॉस ऑफ पैट्रोनेज। अब मेरे को इसमें जो वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और जितना हो सकता है मेरे को इसमें जो है वो एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे, यानी कि मैं अपनी जो इवेल्युएशन है कि मैंने क्यों उसको नेगेटिव बोला या क्यों किसी को पॉजिटिव बोला, मेरे को जो है वो वहाँ पे सब्सटेंशियल आर्गूमेंट्स जो हैं, सब्सटेंशियल जो कंटेंट है वो इन्फ्यूज करना पड़ेगा। क्लियर? व्हाट में जो उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो एक एक लाइन से भी चल सकता था। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्कस रहता, अगर मान लीजिए डिस्कस रहता, तो अगेन डिस्कस को जब हम लोग बताते भी हैं, या होपफुली इस टाइम तक कुछ लोगों को आइडिया होगा, जिनको नहीं आइडिया उनको मैं बता देता हूँ। देखिए डिस्कस में बोलते हैं जी, डिस्कस में जब भी आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो इवेल्युएट में क्या फ़र्क हो गया? देखिए डिस्कस में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव नेचर का है या फैक्चुअली करेक्ट है, और वहां पे हमें डिस्कस करने को बोला जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे डिस्कस द फीचर्स ऑफ पलवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर? तो वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, उसी के ही अलग अलग एलिमेंट्स। डिस्कशन में क्या होता है, हम लोग ब्रॉड करते हैं चीजों को, और हमारी जो कवरेज है वो ब्रॉड रहती है, और हर एक एलिमेंट को हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर जो है वो अगर मैं फीचर्स की बात करूंगा तो किस रिलीजन के ऊपर बना है वो भी बात करूंगा, मोटिव्स किस तरह के यूज हुए हैं। क्लियर? जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो कहानी हमारी रहती है कि हम लोग उसको ज़्यादा ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कवरेज जो है वो हमारी ब्रॉड होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिस्कशन के लिए सवाल पूछा गया है जो वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू ओरिएंटेड है, मतलब जहां पे दोनों एस्पेक्ट होने की संभावना है, जैसे ये वाला सवाल है, तो वहां पे डिस्कस जब पूछा जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हम लोग लिखते हैं। क्लियर? डिस्कशन के एंड में हम लोगों को कंक्लूड करना तो आवश्यक होता है, लेकिन वहां पे जजमेंट नहीं पास करनी होती। इवेल्युएशन में हम लोगों को जजमेंट पास करनी होती है, क्योंकि इवेल्युएशन में हम लोगों ने प्रॉपर उसकी असेसमेंट की, तो हमें एक जो है वो स्पेसिफिक ओपिनियन के ऊपर एंड में आते आते आना होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो वो जब जैसे डायरेक्टिव थोड़ा सा चेंज होता है तो आंसर लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक स्पेसिफिक स्पेस दिया गया होता है, उस स्पेस के अंदर हमने अपना आंसर लिखना होता है। और आजकल जितना स्पेस दिया जा रहा है, अब स्पेशली जो 12 नंबर के सवाल है जिनमें जो स्पेस मिल रहा है उसमें कंटेंट कम रह रहा है, और लिखना जो है वो थोड़ा या स्पेस जो है वो ज़्यादा है, कंटेंट कम रह रहा है। क्लियर? तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा आप लोगों को ओपन करना पड़ सकता है, बट अगर आसान भाषा में आप लोग समझने का प्रयत्न करिए तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे ये डिस्कशन कर ली। क्लियर? अब जब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि क्या क्या इसका स्कोप है, क्या क्या आएगा इसके अंदर, क्या इवेल्युएट का मतलब है इंडियन आर्ट में, किन किन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इवेल्युएट जब पूछा जाएगा तो हमने उसको डिस्कस की तरह नहीं लिखना है, व्हाट की तरह नहीं लिखना है। इवेल्युएट जब आएगा तब हमने वन साइड नहीं जाना है, ठीक है, हमने वन साइडेड आंसर को अवॉइड करना है, हमने दोनों साइड्स को बैलेंस करने की जो है वो कोशिश करनी है। हमने जब इंडियन आर्ट लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ टेंजिबल्स जो आर्ट फॉर्म है उन्हीं के ऊपर फोकस नहीं करना है, हम लोग इनटेंजिबल आर्ट फॉर्म जो है उनके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित केंद्रित करेंगे। जहां जहां हो सकता है वहां वहां जो है वो हम लोग एग्जाम्पल्स डालेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर इंट्रोडक्शन में हमने कंटेक्स्ट बता दिया कि किस तरह से जो वो कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को डिटेलिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रोनेज है तो उससे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा जो है आपके कल्चर को वेस्टर्न प्रिज्म से देखा जाता था, और फिर वो आपको थोड़ा सा जो है वो बैकवर्ड मानते थे। और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन टेंजिबल आर्ट, जहाँ पे टेंजिबल आर्ट फॉर्म को वो लोग बाहर लेके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्लियर?
सपरेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, मोरालिटी के प्रिज्म से हमारे यहाँ पे जो टेम्पल डांस हुआ करते थे उनको इन्होंने जो है वो बंद कर दिया, बाद में इनको हम लोगों ने रिवाइव होता हुआ देखा। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एलिनिएशन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग आर्ट फॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटिंग आर्ट फॉर्म को भी विकसित होता हुआ देखता हूँ तो उसमें भी जो लिटरेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपकी भाषा, आपका रीजनल लिटरेचर, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो सप्रेस हो जाएंगी और एक नई मॉडर्न लैंग्वेज आपको अराइव होती हुई देखने को मिलेगी, तो उसका भी अल्टीमेटली इंपैक्ट जो अब आपका किसके ऊपर पड़ेगा, आपकी आर्ट फॉर्म के ऊपर पड़ेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट देखिए क्या है, न्यू स्टाइल्स आ गया, जैसे वेस्टर्न रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स हैं, ये इंडिया में हमें एंटर होती हुई देखने को मिली। और राजा रवि वर्मा, जब उनका नाम आपने सुना होगा तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया। आर्किटेक्चर की जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे जो है वो इंडो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर जो वो यहाँ पे हम लोगों को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला, क्लियर, जिसमें आप लोग जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे, ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो है वो उसका एग्जांपल डाल सकते हो। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी, एएसआई आया, जिसने हमारे जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व किया, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म एंड रिवाइवल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने स्वदेशी मूवमेंट का जो वो यहाँ पे जिक्र किया, इसके साथ साथ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इंडिजीनियस स्टाइल्स को जो है वो रिवाइव करने के लिए उसको भी नेशनलिज्म के साथ जो वो लिंक किया गया है। रुक्मणी देवी अरुंदलरी की अगर हम बात करेंगे तो भरतनाट्यम जो है उनके द्वारा उसको रिवाइव किया गया। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कॉलोनियल सप्रेशन से परेशान होकर नेशनलिज्म की फीलिंग के तहत भी जो आर्ट फॉर्म है उसने यहाँ पे जो वो रिवाइव किया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड दिया। अब हम जजमेंट पास करेंगे जहाँ पे हमने एक्नॉलेज किया कि किस तरह से जो है वो उन्होंने डिस्टर्ब किया, बट उसके साथ साथ जो है वो नेचुरल कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको भी इन्होंने फॉस्टर किया, उसको भी इन्होंने शेप किया, जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्रेजेंटली देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक लेगेसी जो है उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन किया, और जो जजमेंट है इसकी वो भी यही है, क्योंकि दोनों के दोनों एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो भी इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवालों को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए पल्लवा है 2023, 2016 में पल्लवा से रिलेटेड ही एक सवाल जो हम लोगों को देखने को मिला था। तो 2023 का सवाल है, थ्रो लाइट ऑन सेलिएंट फीचर्स ऑफ पल्लवा टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर। तो क्या क्या फीचर्स हैं पल्लवा स्टाइल आर्किटेक्चर्स के, इसके ऊपर हम लोगों ने थ्रो लाइट। देखिए जब थ्रो लाइट आएगा, अगर 11 सवाल आए ना तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिन पे आप लोगों से प्रकाश डालने को बोला गया है, रोशनी डालने डालने को बोला गया है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, आपने ऊपर ऊपर से बता देना। ऊपर ऊपर से मेरा मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं पल्लवा स्टाइल आर्किटेक्चर की बात करूंगा तो ये आर्किटेक्चर फॉर्म है जिसमें हमें 3 लेवल ऑफ इवोल्यूशन जो वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो मेरे 3 अलग अलग इवोल्यूशनरी स्कूल्स हैं, क्लियर, जिसमें स्ट्रक्चरल है, जिसमें रॉक कट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, उनके हमने बस एग्जाम्पल, कौन से मंदिर हैं, कौन से राजा हैं, बस उसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में थ्रो लाइट में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करने की। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को अलग अलग तरह के मोटिव्स देखने को मिलते हैं, विमानास देखने को मिलते हैं, उनका भी जो है वो हम लोग जिक्र करेंगे। अगर मेरे को जो वो यहाँ पे सर्कम एम्बुलेशन करने के लिए जो वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हम लोग उसको मेंशन करेंगे। क्लियर, किस तरह का जो इनका छत है वो है, किस तरह का इनका विमाना है, ये सारे का सारा जो रॉक कट के क्या एग्जांपल्स हैं, ये स्ट्रक्चरल के क्या एग्जांपल हैं, क्या चेंजेस इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए, तो उनको जब हम लोग हाईलाइट करेंगे तो सेलियन फीचर्स में जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग थीम्स जो हमें टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड है उसको हाईलाइट करने का जो वो प्रयत्न किया जाएगा। क्लियर, जैसे देखिए ग्रेजुअल एवोल्यूशन आ गया, जैसे महिंद्रा स्टाइल जो वो सबसे पहले है, सिंपल केव टेम्पल्स थे, फिर उसका चेंजेस हुआ जिसको मामला स्टाइल बोलते हैं, नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा है, जहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर मंदिर जो वो आपके टेम्पल जो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ महाबलीपुरम के अंदर जो वो पंचरथ है, एक ही पत्थर से सिंगल स्टोन से बनाया गया है। राज सिम्हा स्टाइल आ गया, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली जो वो कैलाशनाथ टेम्पल जो वो देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के स्टाइल्स हैं, ये इसका एक एवोल्यूशन जो वो इसका एक फीचर आ गया। टेम्पल प्लान और लेआउट जो वो किस तरह का है, गर्भगृह कैसे पहले जो वो अर्धमंडप या महामंडप के साथ जुड़ा करता था, क्लियर। उसके बाद जो है वो सर्कम एम्बुलेशन जो वो यहाँ पे बाद में आनी शुरू हुई। सर्कम एम्बुलेशन जो वो पहले सिंपल हुआ करती थी, ओपन हुआ करती थी, बाद में क्लोज्ड होगी, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो क्या बड़े बड़े पिलर्स आ गए, किस तरह के रूफ एज आए, किस तरह के स्कल्पचर्स जो है वो इनके द्वारा यूज किए गए, जैसे त्रिविक्रम कनक्यूरिंग वाली, आप लोगों ने शायद वामन अवतार के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसकी स्कल्पचर, उसकी मूर्ति जो हम लोगों को देखने को मिलेगी। महिषा
सुरमर्दनी जो है उनका भी आप लोगों को कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है वो एक ओपन एयर में एक बड़ा ही सुंदर लो रिलीफ पत्थर को काट के जो है वो, जिसको हम लोग अर्जुन पेनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा कहते हैं, महाबलीपुरम। अब देखिए इसी के ऊपर जो है आप लोगों को सवाल भी देखने को मिलेगा 2016 के अंदर, या 2016 में सवाल देखने को मिला था। अब महाबलीपुरम के ऊपर वो जो है जो सेकंड स्टेज है दैट इज योर मामला स्टाइल, उसके ऊपर काफी हद तक जो वो आधारित था। तो ये वाले प्रश्न से उसका या उस वाले क्वेश्चन से यहाँ का भी कंटेंट हम लोगों को मिल जाना था। तो हम लोग को अलग अलग जैसे स्कल्पचर आर्ट है, अलग अलग तरह के मोटिव्स हैं, किस तरह का डिजाइन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या एवोल्यूशन है, क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने देखो एग्जाम्पल देना लेकिन जरूरी है जब भी हम लोग थ्रो लाइट की बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल पॉइंट फॉर्मेट में कुछ नहीं होगा, वहां पे एग्जाम्पल्स के साथ ही आप इसको जस्टिस कर सकते हैं, इसके साथ जस्टिस कर सकते हो। चलिए 2021 की बात करते हैं। थ्रो लाइट ऑन दी सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट जैन लिटरेचर। क्लियर, देखिए थ्रो लाइट फिर से आ गया। होपफुली अब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। जब हम लोग एंशियंट जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो देखिए, जब हम लोग इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी एक रिलीजियस लिटरेचर को रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ ही रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नमाज है, उन्हीं के साथ की किस तरह से जो वैल्यूज है तिरंतकाज की, उनका जिक्र जो है वो नॉन वायलेंस वगैरह का जिक्र जो है नमाज के अंदर किया गया, यानी कि जो रिलीजियस फिलोसफी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है एंशियंट जैन लिटरेचर की। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ को और जानने का जो है वो आवश्यकता है। इसी जैन लिटरेचर से हम लोगों को मॉरिन्स के बारे में पता चला, सुंघास के बारे में पता चला। तो मतलब इसकी जो है वो हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है। यही जैन लिटरेचर है जहां से हम लोगों को किस तरह का जो, जैसे जो जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, तो वो भी लिटरेचर से प्रभावित है कि एक जो जैन मंदिर है उसमें, या जैन जो रिलीजियस प्लेस है उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, ये भी इसकी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उसके साथ साथ जब हम लोग जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो जैन लिटरेचर जो है, ये जैनिज्म की सबसे बड़ी खासियत यही थी शुरुआती दौर में। ये जो था वो लोकल रीजनल भाषाओं में लिखा गया था, जैसे अर्धमगधी में था, अपभ्रंशा में था। तो रीजनल लिटरेचर जो है उसको भी इसने प्रमोट करने में जो वो मदद किया। तो देखिए जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमने इसको जो परिभाषित है वो एक ही थीम में नहीं करना है। क्लियर, इसको जब हम लोगों ने ब्रॉड करना है। डन। तो जैसे हिस्टोरिकल है या पॉलिटिकल आ गया, क्लियर। उसके साथ साथ जो वो कल्चरल या आर्किटेक्चरल आ गया, ठीक है। लिंग्विस्टिक लिटरेचर आ गया, या ये भी आपका जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर जो है वो आ सकता है। और रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया। क्लियर। तो जब हम लोग एंशियंट जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो हम लोगों को इसको डायमेंशन वाइज जो है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए रिलीजियस, जैसे अगमास की अगर हम लोग बात करेंगे तो टीचिंग्स ऑफ महावीर है और बाकी जो जैन मॉन्क्स है तिरंतकाज हैं। लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राकृत अर्धमगधी अपभ्रंशा जो है वो वहाँ पे इसको बिल्ड किया गया। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हेमचंद्र के द्वारा जो वो प्रशस्त्र प्रबंध लिखा गया, वहाँ पे जो वो मौर्यज और नंदा, सॉरी मैंने शुंगा बोल दिया था, नंदा रूलर्स जो है उनका जिक्र किया गया। उसके साथ साथ जो वो सिद्धार्था टेक्स्ट जो है, वहाँ पे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की बात की गई। हाँ देखिए साइंटिफिक और सेकुलर नॉलेज जो हम लोगों को यहाँ से मिला। इन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर हम लोग कल्प सूत्रा की बात करेंगे तो वहाँ पे पेंटिंग्स और टेम्पल डेकोरेशन जो है वो उससे प्रभावित है। तो ये अलग अलग सिग्निफिकेंस जो है वो हम लोगों को कहाँ से देखने को मिलती है, जो हमारा जैन लिटरेचर है वहाँ से देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कस हाउ fairs and festivals are true exhibitors of cultural heritage and tradition। ठीक है, जो हमें पीछे से आने वाली चीजें हैं उनको किस तरह से जो फेयर्स एंड फेस्टिवल जो है दे आर द ट्रू एग्जिबिटर। अब देखिए एग्जिबिटर का मतलब क्या होता है, जो डिस्प्ले, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट, क्लियर। तो जैसे जब हम लोग फेज एंड फेस्टिवल्स की जनरल भी बात करते हैं, आप अपने आसपास देख लीजिए तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुल्लू दशहरा हो रहा है, कुल्लू का दशहरा हो रहा है इन जनरल, या दशहरा हो रहा है, तो वहाँ पे जब वो डिस्प्ले किया जाता है हमारे कल्चरल हेरिटेज को या हमारी रिलीजियस हेरिटेज को, उसके साथ साथ जो है वो प्रिजर्व हो रही है क्योंकि बहुत समय से चल रही है, आगे आने वाली जनरेशन उसको देख रही है तो वो ट्रांसमिट हो रही है। तो किस तरह से जो फेयर्स एंड फेस्टिवल हमारी कल्चरल हेरिटेज जो है वो उसके ट्रू एग्जिबिटर है। तो हम लोगों को बेसिकली ये किस तरह से ये मदद करते हैं। क्लियर। उसमें नो डाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो सकता है। क्लियर, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में तो बहुत सारे लोग, आप देखिए ना कि आज भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो फेयर्स एंड फेस्टिवल से ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनकी एसोसिएटेड है।
सिमिलरली जब मैं कुल्लू के दशहरे की बात करूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिशंस हैं जिनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उसी समय में होता है। और इकोनॉमिक बेनिफिट में भी आप लोग देख लीजिए कि अगर लोकल आर्टिशन कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो वो वहाँ के कल्चर का ही प्रतीक होगी। क्लियर? तो वो कहीं ना कहीं उसी टोपी को, उसी शॉल को जो है वो आगे वाली जनरेशन पे डिस्प्ले भी कर रही है और आगे उसको ट्रांसमिट भी कर रही है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जो है उसका एक हिस्सा हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया डिस्कस है, तो देखिए डिस्कस का मतलब क्या समझाया था मैंने। डिस्कस है कि अगर मान लीजिए सीधा है क्वेश्चन, आपका फैक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें तो सीधे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स क्या जरूरी है कि वो ट्रू एग्जीबिटर्स हैं? पहला सवाल ये आ जाएगा। क्या कुछ चेंजेस हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है वो भी इंक्लूड हो चुके हैं? कॉमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो लोकल जो आर्टिशन है उनके प्रोटेक्शन के बजाय जो मॉडर्न जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी मदद कर रही है। तो ये भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन चीज़ों की हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल हेरिटेज, फेयर्स एंड फेस्टिवल जो वो कल्चरल हेरिटेज को जो वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरह की वैल्यू जो है उनको स्प्रेड कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के समय पे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इस पूरी प्रोसेस में कुछ जगहों पे कर पा रहा है, कुछ जगहों पे नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है जो प्रॉपरली जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस जो हमारी कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन है उसको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो यही कारण है कि हमारा जो आंसर रहेगा इसमें दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? चलिए देखिए क्या है। पहला हिस्सा रहेगा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूटी। तो धार्मिक जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी हमारे हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, तो गुरुपुरब। क्लियर? तो इनका सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, यहाँ पे स्टोरीज, रिलीजियस वैल्यूज जो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर की जाती है। जैसे कुंभ मेला जो है वो भी हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूटी और जो सेक्रेट जोग्राफी है उसका एक हिस्सा है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के साथ इसको एसोसिएट कर दिया। तो देखिए नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कल्चर में करंट नहीं आता, लेकिन आ सकता है जब हम लोग टेंजिबल, इंटेंजिबल, कल यूनेस्को हेरिटेज की बात करेंगे तो वहां से हम इवन अपने क्वेश्चन की शुरुआत भी कर सकते हैं। सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी लाइफ है। इन्हीं फेयर्स एंड फेस्टिवल के जरिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग एक कम्युनिटी के रूप में अपने आप को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रोल आ गया। क्लियर? सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला यहाँ पे एग्जांपल आ गया। आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक हेरिटेज आ गया, जिसमें भी हम लोगों ने देखा कि जैसे ओनम हो रहा है तो वहाँ पे कथकली, यानी कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक या आर्ट है उसको स्प्रेड किया जा रहा है। क्लियर? उसके साथ साथ जो वो कल्चरल सिंथेसिस एंड मॉडर्न अडाप्टेशन है, दोनों चीज़ें जब इस टाइम पे मिक्स हो चुकी हैं, इवन जो लोग बाहर भी रह रहे हैं वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो फेयर्स एंड स्पेसिफिकली फेस्टिवल्स है वो सिर्फ रीजनल नहीं है, उनका इंटरनेशनलाइजेशन भी हो चुका है। क्लियर? लेकिन साथ में चैलेंजेस भी है, कमर्शलाइजेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, पॉलिटिजाइजेशन ऑफ कल्चर। क्लियर? तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें जो वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम लोग कंक्लूजन में जो है वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड में भी इंडियन ट्रेडिशन जो हैं वो इन्हीं के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं, प्रिजर्व हो रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये वाला सवाल जो है आप इसी तरह का प्रश्न आप बाद में भी देखोगे जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर जो आई थिंक एक एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी हद तक इसी लाइन ऑफ थॉट के ऊपर रहेगा। 2019 में सवाल पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन सेलियन फीचर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो होपफुली अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम लोगों ने अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, डायग्राम हमारी जरूर आएगी। मटेरियल है, क्या क्या अलग एलिमेंट्स है, अशोकन पिलर्स हैं, रॉक कट केव्स हैं, ये भी आर्किटेक्चर का हिस्सा है, स्टूपाज हैं, अर्बन आर्किटेक्चर है, मोटिव्स हैं, एपिग्राफी है। क्लियर? ये लेगेसी जो हमारे कंक्लूजन का भी हिस्सा बन सकती है। डन होगी बात यहाँ पे? तो हमने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट जो हम लोगों को उस आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे हमने सिर्फ स्टूपास तक ही अपने आप को परिभाषित नहीं किया। क्लियर? वहाँ पे हमने पिलर्स की भी बात की, वहाँ पे हमने जो फोर्ट्स हैं उनकी भी बात की, जो अर्बन उनका स्ट्रक्चर है उसकी भी हम लोगों ने बात की, उनकी लैंग्वेज यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी भी हम लोगों ने बात की। क्लियर? कम्युनिकेशन किस तरह से उसको यूज़ किया जाता था, हमने उसकी भी बात की। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया। नेक्स्ट लिखिए 6, देखिए राइट ए नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर। तो देखिए राइट ए नोट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि सिग्निफिकेंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे। क्लियर? और उसी के बेसिस के ऊपर जब हम लोग बताएंगे कि संगम लिटरेचर की क्या विशेषता है, क्या महत्वता है। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर संगम लिटरेचर देख लिया तो बड़े सारे लोग क्या करेंगे, संगम लिटरेचर में
जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सिर्फ उसी उन्हीं बुक्स को जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, उसी लिटरेचर के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। हम लोगों को उसकी सिग्निफिकेंस की बात करनी है। तो उसकी जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इटोटोगाई है ना, याद होगा आप लोगों को। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जहाँ पे आपको चोलास, चीरास, पांड्यास जो है उनका जिक्र होता हुआ देखने को मिलता है। सोशल है, किस तरह के सोशल डिवीजन होते थे, एकम की क्या लव है ना, म्यूजिक, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। सोशल डिवीजन किस तरह से थे वो इनके लिटरेचर से हम लोग देखते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, पोर्ट्स की बात देखते हैं इनके लिटरेचर में कि किस तरह से जो है वो यहाँ से जो है वो रोमन के साथ जो है वो ट्रेड हुआ करता था। तो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जो कि हम लोगों को संगम लिटरेचर से देखने को मिलता है। तो दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस। लेकिन देखिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आ गया, पट्टू पट्टू आ गया, टुटुगाई आ गया, सोशल कल्चरल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज जो हैं वो ये होल्ड करते थे, उनका आ गया। लिटरेरी इंपॉर्टेंस, किस तरह से जो है वो तमिल जो लैंग्वेज है वो अपना ओरिजिन संगम लिटरेचर से ट्रेस करती है और यही कारण उसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो वो दर्जा मिला हुआ है, तो वो भी इसकी ही एक सिग्निफिकेंस आ गई। तो इस तरह से जो वो हमारा संगम लिटरेचर वाला प्रश्न भी जस्टिफाई हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया जो फेयर्स एंड फेस्टिवल से थोड़ा सा रिलेटेड है। थ्रो लाइट ऑन चीफ, सॉरी ये नहीं है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। चीफ एलिमेंट्स बेसिकली क्या रहेंगे, जिन जो हमारे कल्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनके ऊपर हमारा कल्चर जो है वो बना हुआ है। सेलियंट फीचर्स क्या आ जाएंगे, जो हमारे कल्चर की रिफ्लेक्शन है। जैसे हमारे कल्चर की रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे कल्चर की जो रिफ्लेक्शन है दैट इज मतलब इस टाइम पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो दैट इज द फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। क्लियर। लेकिन वो किस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर आधारित है, वो आपका एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। बहुत समय से हम लोग अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोगों को यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी जो वो देखने को मिलती है। क्लियर। तो आप लोग जो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो कौन कौन से हैं और वो कैसे आपको सेलियंट फीचर्स जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। जितनी भी हमारी आर्ट फॉर्म्स आ गई, ठीक है, ये भी जो है वो आप लोग किस तरह से प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर जो है वो आप उसको जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हो। क्लियर। कैसे कॉन्टिन्यूटी है, कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं दो अलग अलग तरह के कल्चर, और वो आपको इंडियन कल्चर में प्रेजेंटली देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये भी जो है वो आपका क्या है, ये फीचर का उदाहरण है और हम इसको एलिमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। तो देखिए अगर 8 नंबर का कोई सवाल आता है, अब तो 8 और 12 के नंबर के सवाल आते हैं, तो मोटा मोटा गेम क्या है कि 4 पॉइंट इसके आ जाएंगे, 4 पॉइंट जो सेलियन फीचर्स के आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। जैसे देखिए फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स के आगे धर्म कर्म, ठीक है, मॉरल वैल्यूज आ गया। रिलीजियस में अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नॉलेज सिस्टम, फीचर्स की अगर हम बात करें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी आ गया, जैसे गंगा जमनी तहजीब की हम लोगों ने जिक्र किया, भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस की अगर हमने बात की, कॉन्टिन्यूटी एंड अडाप्टेबिलिटी आ गया, किस तरह से जो है वो हमारी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के बाद भी सोशल रिफॉर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रहे हैं एंड वी आर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर इथॉस। सॉफ्ट पावर आ गया, योगा, आयुर्वेदा, क्यूजीन, ये भी हमारा जो है वो इस स्पेसिफिक समय पे हमारे कल्चर का जो है वो एक प्रतीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, वैसे यहाँ पे 4 4 फीचर जो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, थ्रो लाइट। देखिए मैंने कहा था थ्रो लाइट के ऊपर ज्यादा सवाल है। थ्रो लाइट ऑन द सेलियन फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग्स। क्लियर। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जब हम लोग फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पेंटिंग की बात करता हूं तो पेंटिंग में बड़ी सारी चीजें रहती हैं, जैसे थीम है, कलर पैट्रोनेज है ना, बड़े सारे एलिमेंट्स रहते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप लोग कैसे कर सकते हो कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल जो थीम है वो काफ़ी हद तक सेकुलर थीम थी, नेचुरलिस्टिक थीम्स थी। क्योंकि सेकुलर थीम इसलिए रखनी पड़ी, रिलीजियस थीम इसलिए नहीं थी क्योंकि इस्लाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो यही कारण है कि पेंटिंग्स में भी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं रहती है। क्लियर। पैट्रोनेज की अगर हम बात करें तो हुमायूं से शुरू होगा, लेकिन जो टॉप पे जाएगा वो जहांगीर और शाहजहां के समय पे जाएगा। औरंगजेब के समय जब हम लोगों को इसका डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। कलर की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो नेचुरलिस्ट कलर, थोड़े लाइट कलर यूज होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे जो है
वो स्पेसिफिकली जहांगीर ने सॉरी शाहजहां के टाइम के ऊपर जब आप लोगों को बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जब ऑर्नामेंटेशन जो सोना है उसका यूजेस जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ देखने को मिला, जिसने जो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग की एक खासियत हुआ करती थी वो कुछ हद तक लूज होगी। तो अगेन आपकी इच्छा है आप इसके फीचर्स को किस तरह से पिक करोगे, क्लियर। या तो आप इसको दूसरी तरह से कर सकते हो कि जैसे हुमायूं के समय में जब इंट्रोडक्शन हुई, पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस फ्यूज हुए, अकबर के समय पे जो है वो नैरेटिव डायनेमिज्म आया, आसपास जो कोर्ट वगैरह की उसकी पेंटिंग्स हुई, जहांगीर के समय पे जो वो पोर्ट्रेट और रियलिस्टिक पिक्चर्स जो वो बननी शुरू होगी, जहांगीर के समय पे थोड़ी यूरोपियन इन्फ्लुएंस आनी जो है वो शुरू हो गई थी। शाहजहां के टाइम पे जो वो एलिगेंस एंड ऑर्नामेंटेशन जब उसने काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया, औरंगजेब के समय पे जो है वो डिक्लाइन हम लोगों को पेंटिंग्स का देखने को मिला। लेकिन इसके डिक्लाइन के साथ साथ जो है वो राइज ऑफ रीजनल पेंटिंग भी हुआ, जिसमें बेसिकली जो अब आप लोग पहाड़ी पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग उसको भी रिलेट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो दी फीचर ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो आपकी इच्छा है आप लोग जो है वो इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहो, आप थीम बेसिस के ऊपर करना चाहो या अलग अलग, तो ये आप लोगों को सारा आंसर जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे पेंटर्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट लिखिए, डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, देख लीजिए टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो हम लोगों से ज्यादातर प्रश्न जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर या पेंटिंग फॉर्म के ऊपर या कंसेप्ट ऑफ कल्चर के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो यही कारण था, जैसे मैंने बताया था आपको, कि अगर आप लोग लिटरेचर कर लो, आप लोग कंसेप्ट कर लो कल्चर का, हेरिटेज का, उसके फीचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक, टेम्पल आर्किटेक्चर कर लो, स्कल्पचर आर्ट कर लो और पेंटिंग्स कर लो, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना है लेकिन बहुत कम है। तो अगर बिल्कुल क्लियर कट ही आपने करना होगा तो एज पर सिलेबस सिर्फ 4 टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो देखिए, जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ गलती क्या की जा सकती है कि गलती ये हो सकती है कि हम लोग जो हैं वो जब अपना आंसर लिखें तो हम लोग चोलाज जो हैं उन्हीं के ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो डालें, उन्हीं की करेक्टरिस्टिक जो है हम लोग मेंशन करें। लेकिन देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया का जो है वो जिक्र किया गया है, तो साउथ इंडिया का जिक्र करने का मतलब है कि यहाँ पे विजयनगर है, होयशाला है, पल्लवाज है, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगेन आपके पास भी यहाँ पे अलग अलग है कि आप अलग अलग जो साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसके बेसिस के ऊपर भी कर सकते हो, या ओवरऑल जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स हैं जैसे गोपुरों में हमें देखने को मिलेंगे, तो वहां पे भी आप लोग एग्जांपल्स के जरिए जो इसको बता सकते हो, क्लियर। अब ये वाला आंसर मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है क्योंकि पिछले वाला पेंटिंग वाला जो है वो क्रोनोलॉजी वाइज लिख लिया था। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग देख लीजिए, जैसे आपको विमाना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब आप बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने डाल दिया, गर्भगृह और मंडप आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो वो गोपुरम देखने को मिल जाएंगे, तो मदुरई के जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका हमने लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो वो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कल्पचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने होयशाला का जो वो एग्जाम्पल है बेलूर के अंदर है उसको यहाँ पे कोट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के जैसे यहाँ पे आप लोग पल्लवास के भी यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो, यहाँ पे चोलास के एग्जाम्पल्स हैं, विजयनगर के एग्जाम्पल हैं, और उसके साथ साथ जो वो होयशाला टेम्पल्स आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। तो नॉर्मली जब हम लोगों से साउथ पूछ लिया तो हम लोगों को थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, क्लियर। ये है वो क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, है ना। तो देखिए जब हम लोग एग्जामिन क्रिटिकली आ जाता है तो यहाँ पे जब हम लोगों को दोनों साइड्स यानी कि कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और जजमेंट, ये तीनों जो है हम लोगों ने यहाँ पे पास करनी होती है। तो यही कारण है कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसका जो वो नेगेटिव साइड है, सेम वही है जिस तरह से जो फेज एंड फेस्टिवल्स वाला सवाल जो हम लोगों ने अप्रोच किया था। देखिए कुछ हद तक जो वो चीजें रिपीट रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, महाबलीपुरम जो स्टेज 2 थी बेसिकली पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, उसके बारे में जो वो प्रश्न पूछा गया कि किस तरह से जो वो ये कल्मिनेशन था, किस तरह से इसने पीक रॉक कट आर्किटेक्चर में जो वो अचीव की। देखिए फर्स्ट स्टेज में इन्होंने बेसिक रॉक कट आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया, फिर इन्होंने जो वो देखिए प्रॉपर मंडपास बनाना शुरू किया जहाँ पे महिषासुर मर्दिनी, अगर आप लोग मंडप या टेम्पल को देखोगे तो आप देखोगे कि पूरा जो है वो केव को ही काट के जो है वो बनाया गया है। उसके साथ साथ मोनोलिथिक रथा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। डिसेंट ऑफ गंगा अर्जुना पेनेंस जो है वो एक सिंगल लो रीफ रिलीफ पे पत्थर के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह की नेचर, ह्यूमन एक्टिविटीज, जितने भी हमारे धर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पे उजागर किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो किस तरह से शैवाइज्म, वैष्णविज्म, शक्तिविज्म जो है वो हम लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है।
क्लियर। और कैसे रॉक कट से, सिंगल रॉक से जो है वो इतने मंदिर बनाना जो है, दैट इज द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये एग्जांपल्स के जरिए जो हम लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को कर सकते थे, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा जो है वो 2016 से लेकर 2024 के बीच में जो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर प्रश्न पूछे गए वो इस तरह के सवाल थे। जैसे मैंने बताया, पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक पे क्लिक करिए, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम लोग सिलेबस को डाइसेक्ट करें तो देखिए, सबसे पहला मैंने बताया आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज, पहले मैं वो बता देता हूँ जो आपने करना ही करना है, क्लियर। दैट इज कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ कल्चर, मीनिंग ऑफ हेरिटेज, मीनिंग ऑफ आर्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। दूसरा आपने करना ही करना है, दैट इज लिटरेचर। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, फीचर्स, इवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस। इसमें नगरा, द्रविड़ा, बेसारा, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रीजनल ना, ये तीन करने करने हैं। इसके साथ साथ नायका, विजयनगर, होयशाला, पाला, सेन, मॉडर्न टेम्पल आर्किटेक्चर आएगा। स्कल्पचर आर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, स्कल्पचर में हड़प्पन स्कल्पचर सबसे पहले मिले, ठीक है। बुद्धिस्ट, मौर्यंस, गांधारा, मथुरा, अमरावती, गुप्ता, चोला, मॉडर्न स्कल्पचर्स। पेंटिंग की अगर हम बात करें, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, हड़प्पन पेंटिंग, अजंता, एलोरा। क्योंकि पेंटिंग जब हम बात करते हैं तो म्यूरल्स और मिनिएचर दोनों ही होते हैं, तो म्यूरल्स जो है वो फिर आपको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। पाला, अपभ्रंशा, राजस्थानी, मेवाड़, बुंदेल, मारवाड़ी, पहाड़ी, फोक, मॉडर्न पेंटिंग, क्लियर। तो ये रीजनल पेंटिंग जो है वो हमारी आ गई, इनको भी आप कवर कर सकते हो। बाकी लिटरेचर में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सूफी आ सकते हैं, भक्ति आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनल में उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती है, तो किसी की कोई सीमा नहीं है। लेकिन होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि आपने क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बाहर की भी बात करेंगे तो हड़प्पन, मॉडर्न, इस्लामिक आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर, इसको भी आप कवर कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, डांसिंग, म्यूजिक, ड्रामा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सारे के सारे जो है वो हमारे सिलेबस का इनडायरेक्ट हिस्सा है, जिसके ऊपर जो है वो आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो ये जो है ये रहा हमारा आज के, आज तक जितने सवाल जो हम लोगों को देखने को मिले हैं। और उसके साथ साथ मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हमारा जो है वो एक एचएस का मेंस प्रिपरेशन बंडल है, जिसमें 600 एमसीक्यूज है सिलेबस वाइज। ये नए पैटर्न के बेसिस के ऊपर इनको डिज़ाइन किया गया है। एक अतुल्य है हमारा राइटिंग बैच है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो लोग जिनको आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन की कमी रहती है, वो अभी चल भी रहा है स्पेसिफिक समय पे। मेंस टेस्ट सीरीज रही 2025 की। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने मेंस एचपीजीके की बुक ज्ञान दर्शन, हिमाचल ज्ञान दर्शन जो है उसको भी किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो एज पर न्यू पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स वो लोग जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है, हिमाचल प्रदेश जीके है, ठीक है, वो भी है। और उसके साथ साथ जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश मेंस रिकॉर्डेड कोर्स आ गया, एचपीजी के कोर्स आ गया स्पेसिफिकली फॉर द मेंस। तो ये मेंस बंडल है, क्लियर। इनसे रिलेटेड जो भी डेमोज वगैरह रहते हैं, रिलेटेड लिंक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और आप लोग जो इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 7814622609, क्लियर। तो ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव। बाकी धीरे धीरे जो है वो बाकी टीचर्स भी आप लोगों के साथ कुछ सब्जेक्ट जो मेरे पास रहेंगे, मैं और बाकी टीचर जो वो आपके साथ अपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस छोटे से सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।